वेलकम टू द चैनल। आजकल आपको टर्बो चार्ज कार्स के लिए ऐसे कन्विंस किया जा रहा है जैसे एप्पल वाले आईफोन्स के लिए करते हैं कि नेक्स्ट वाला पुराने वाले से अच्छा है। क्या सच में टर्बो चार्ज कार्स एक एक्चुअल गुड परचेज है आपके लिए? आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स की मैंने लिस्ट बनाई है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने गैदर किए हैं। उसके बाद आपको समझाने वाला हूँ कि यार क्या क्या चीज़ें आपको टर्बो चार्ज कार्स के साथ फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती है। सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो। तो गाइज, मैंने रिसेंटली i20 N-Line परचेस करी थी, जो कि आप सबको पता है कि एक टर्बो चार्ज कार है। तो इसके साथ मैंने अभी 3000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरे को अच्छी खासी समझ आ गई है यार कि NA इंजन्स के मुकाबले टर्बो चार्जर्स में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। लेट्स गो। ओके गाइस, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है टर्बोचार्ज इंजन्स की कॉस्ट। तो अगर आप एक एब्सोल्यूट एंथुसियास्ट हो तभी आपको टर्बोचार्ज कार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यार उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती है। तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि यार कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको साइड में लिखकर दिखा दूंगा कि एक टर्बोचार्ज कार का प्राइस क्या आ रहा है और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा एक MPI कार का प्राइस। तो दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस आ जाता है। तो इनिशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात अगर करें तो मेंटेनेंस जो होती है दोनों ही कार्स की बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो चार्ज कार में काफ़ी ज़्यादा मूविंग पार्ट्स रहते हैं ऑब्वियसली, तो वहाँ पर मेंटेनेंस का भी थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं यार इनकी मेंटेनेंस बढ़ क्यों जाती है। मेंटेनेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक टर्बो लगा हुआ है पीछे की तरफ। ये जो शील्डिंग लगी हुई है इसके पीछे टर्बो लगा हुआ है, और टर्बो का काम ये होता है कि वो हवा को कंप्रेस करके इंजन की तरफ भेजता है। तो जब किसी भी चीज़ को कंप्रेस किया जाता है, उसका वॉल्यूम कम किया जाता है, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। इंजन अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको टर्बो चार्जर की हीट और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है टर्बो चार्ज कार्स में। तो वो एक फैक्टर रहने वाला है। तो इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इंथुसियास्टिकली ड्राइव करके आ रहे हो अपनी कार को, तो उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए उसको धीरे धीरे चला लेना है। सिटी में जब आप अंदर घुस जाओ, घर पर पहुँचने वाले हो मे बी, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको धीरे चलाओ ताकि इसके इंजन को थोड़ा सा कूल होने के लिए टाइम मिल जाए, थोड़ा सा अपना सेटल होने के लिए, टेम्परेचर सेटल होने का टाइम मिल जाए। तो डेफिनेटली वहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाने वाली है अगर आप एक टर्बोचार्ज कार को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो तो, और उसके जो टेम्परेचर वगैरह हैं उसको चेक में रखना चाहते हो तो। क्योंकि टर्बो चार्जर अगर एक बार ख़राब हो गया तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा आने वाला है। ओके बॉयस, तो बात करना स्टार्ट करते हैं यार अब कार चलाते चलाते, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपको चलाते हुए फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला एक जो टर्म आ जाता है वो है टर्बो लैग। टर्बो लैग क्या होता है? टर्बो में जब इनिशियल RPM पर जो होता है ना, टर्बो अपनी पावर नहीं बनाता है। टर्बो अपनी पावर एक स्पेसिफिक RPM के बाद बनाता है। वो डिपेंड करता है टर्बो के साइज़ पर, कि टर्बो का साइज़ अगर ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा RPM लेगा रेव आउट करने के लिए, फिर वो अपना बूस्ट बनाने के लिए। और अगर टर्बो छोटा है तो वो जल्दी से अपना जो कम रेव्स पर ही आपको पावर देना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसका मैक्सिमम आउटपुट उतना ज़्यादा रहेगा नहीं। तो ये तो हो गया साधारण भाषा में कि टर्बो काम कैसे करता है। पर टर्बो लैग क्या होता है? टर्बो लैग इज बेसिकली व्हेन जब आप थोड़े से कम RPM पर, जैसे अभी मैं चल रहा हूँ 1.2 पर, तो यहाँ पर ये बूस्ट पर नहीं है कार, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इसको एक्सेलरेट करूँ ना, तो ये इतनी पावर से एक्सेलरेट नहीं कर रही है। तो एक बार इसका गियर जो है वो कम करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि एक्सेलरेट इसको एक्चुअल में कैसे करना चाहिए टर्बोचार्ज होने के बाद। समझ रहे हो? तो लेट्स सी, अभी थोड़ा सा मेरे को खाली पैच मिलेगा तब मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। गियर कम कर लेते हैं एंड अब देखना, देखो अभी टर्बो लैग आया और अब ये बूस्ट पर आई और बढ़ना चालू। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं टर्बो लैग। तो अगर आपको एक लीनियर पावर डिलीवरी पसंद है तो डेफिनेटली टर्बो चार्जर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि टर्बो चार्जर्स में काफ़ी ज़्यादा एक रश वाली जो डिलीवरी कहते हैं, पावर डिलीवरी, वो उस टाइप की आती है। तो वहाँ पर आपको वैसी लीनियर डिलीवरी नहीं मिलती है जैसे आपको नॉन टर्बो कार्स में या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो रश है, अगर आपको ये पसंद है तो डेफिनेटली टर्बो चार्जर्स आर द वन फॉर यू, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो डेफिनेटली दे आर नॉट। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं यार। तो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आ जाती है वो ये है कि यहाँ पर आपको लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी जो मिलती है वो इतनी ज़्यादा खास नहीं मिलती है। नॉन टर्बोचार्ज इंजन्स की जो लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है व्हेन कंपेयर टू टर्बो इंजन्स, क्योंकि टर्बो इंजन्स को जैसे कि मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा इनिशियल लैग जो होता है वो रहता है, और इनिशियल लैग की वजह से ना उनको हायर गियर में रहना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो इंजन मिल रहा है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, तो हायर गियर में रहना पसंद करता है, हायर रेव्स पर रहना पसंद करता है। लोअर रेव्स उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो अगर आपकी जो मेजरली ड्राइविंग होने वाली है वो सिटी की है, सिटी में आपको बार बार गियर चेंज करना नहीं पसंद, तो डेफिनेटली आपको फिर एक नॉन
टर्बो चार्ज कार की तरफ जाना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं उधर भी, जैसे कि आपका होंडा सिटी का एन इंजन बेस्ट है, मतलब इट इज़ एब्सोल्यूट बेस्ट, उससे बढ़िया कोई भी ऑप्शन नहीं लगता मेरे को। ये हो गई लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी की बात। अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलना है, गियर्स नहीं बदलने हैं, तो डेफिनेटली टर्बो चार्ज कार इज़ नॉट फॉर यू। एक और चीज़ की बात कर लेते हैं यार, कि अगर आपकी सिटी रनिंग जो है वो ज़्यादा है, तो एक और फैक्टर आ जाता है, वो है माइलेज का। तो टर्बो चार्ज इंजन जो होते हैं वो जब लोड पर होते हैं तब अपना मैक्सिमम माइलेज और मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी वो तभी देते हैं जब उन पे लोड होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एक और चीज़ रहती है यार थोड़ी सी, कि अगर आपको सिटी में चलना है बिना लोड के, एकदम लो रेव्स पर चलना है, तो आपके लिए एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो होता है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा कंपेयर्ड टू ए टर्बोचार्ज्ड इंजन, ठीक है। वहाँ पर आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगी, मेंटेनेंस वगैरह के बेनिफिट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा अगर आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरफ जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं यार। तो नेक्स्ट चीज़ एक और जो हो जाती है वो ये है कि टर्बोचार्ज्ड इंजन्स का एक फ़ायदा जिसको कभी कोई नेगेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका एक मेजर अपसाइड है, वो ये है कि यहाँ पर आपको फोर्स्ड इंडक्शन मिलता है। फोर्स्ड इंडक्शन की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैंने आपको बताई कि जैसे वॉल्यूम कम करते हैं किस चीज़ का तो उसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इशू ये आता है कि जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हो जहाँ पर हवा कम होती है, मान लो जैसे आप अपनी कार से जाना चाहते हो किसी दूर दराज जगह पर, मे बी पहाड़ों पर जाना चाहते हो, तो काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर, तो वहाँ पर आपका जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होगा उसको हवा कम मिलेगी कंबशन के लिए, तो जिसकी वजह से उसकी पावर में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ जाता है, जिसकी वजह से वो कार्स पहाड़ पर चढ़ने में थोड़ा सा स्ट्रगल करने लग जाती हैं। तो ये एक और मेजर फैक्टर हो जाता है यार उन कार्स के साथ, कि नेचुरली एस्पिरेटेड कार जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत होती है और हायर एल्टीट्यूड्स पर जाकर उनका फिर सांस फूलने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको हवा नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो ये एक और फैक्टर हो जाता है जो आपको सोचना चाहिए कि यार अगर मेरे को बहुत ज़्यादा पहाड़ पे चढ़ाई वगैरह करनी है, मान लो अगर आप कहीं देहरादून वगैरह या ऐसी इससे भी ऊपर कोई जगह वहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले थैंक यू एंड यस, तो वहाँ पर आपके लिए टर्बोचार्ज्ड इंजन्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यार इनकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस जब आप इनकी बात करते हो तो इनकी मिड रेंज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लो एंड मैंने आपको बता दिया क्यों वीक होता है थोड़ा सा। मिड रेंज परफॉर्मेंस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मिड रेंज में ऐसे जैसे ही गाड़ी मिड रेंज में पहुंचती है ऐसे पुल करना स्टार्ट करती है, ये देख रहे हो आप, रश बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो रश आता है वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है अगर आपका जो टर्बोचार्ज्ड इंजन है उसका साइज कम है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हो रहे हैं वो है 1 लीटर के टर्बोचार्ज्ड इंजन्स, राइट। तो 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन्स जो यहाँ पर पॉपुलर हो रहे हैं उनका टॉप एंड जो है वो थोड़ा सा वीक रहता है कंपेयर्ड टू योर नेचुरली एस्पिरेटेड काउंटर पार्ट्स। अगर आपको टॉप एंड का शौक है, जैसे मेरे को है, होंडा सिटी वीटेक में मेरे को वीटेक में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उसको टॉप एंड तक पुश करके, वो गाड़ी खिंचती जाती थी, रुकती भी नहीं थी। एंड यहाँ पर वो वाला जो टॉप एंड रश है वो कहीं ना कहीं मैं मिस करता हूँ यार। मिड रेंज इज अमेजिंग, मिड रेंज में बहुत मज़ा आता है नो डाउट, लेकिन जो टॉप एंड रश होता है ना वो मैं कहीं ना कहीं मिस करता हूँ इस कार के साथ कभी कभी, क्योंकि वैसा टॉप एंड रश आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो बताओ मेरे को कैसा लगा है आप लोगों को ये व्लॉग। अगर आप इस कार का व्लॉग देखना चाहते हो, कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो ऑब्वियसली। एंड यस, कुछ भी मेरे से पॉइंट्स अगर रह गए हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना। आप कोई और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, बाय बाय।